नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना से होने वाली दैनिक मौत के आंकड़ों में जबरदस्त खेल। आंकड़ों के इसी खेल के चलते फरवरी में 15,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। यूपी में कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें 2.15 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजधानी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में विस्फोट मिलने के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पूरे शहर में विस्फोटक करने के लिए आईईडी तैयार किए गए थे। कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों के आंकड़ों में जबरदस्त खेल हुआ है। आंकड़ों के इसी खेल के चलते फरवरी में 15,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। यह संख्या पिछले साल जुलाई में हुई मौतों के आंकड़ों के बाद सबसे ज्यादा है। जुलाई में 24,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी, लेकिन अचानक से मौतों की संख्या में हुए इस इजाफे के पीछे नई बात निकलकर सामने आई है। दरअसल फरवरी में कोरोना से सिर्फ 8,673 मौतें दर्ज की गई, जबकि इन आंकड़ों में जो है पुरानी मौतों को जोड़ा गया है, जिससे यह संख्या 15,000 के पार चली गई। ऐसा ही खेल जनवरी में हुआ था। जनवरी में 14,752 मौतें दर्ज की गई थी, जिनमें से 5,483 मौतों को जोड़ा गया था। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हुई मौतों को फरवरी में जोड़ने के मामले में केरल सबसे आगे रहा। केरल में फरवरी में 6,217 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में 936, कर्नाटक में 759, बंगाल में 488, तमिलनाडु में 406 और गुजरात में 401 मौतें दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 200 से कम दैनिक मौतें दर्ज की गई। यह 10 जनवरी के बाद सबसे कम है। वहीं 22,191 नए कोरोना मरीज भी सामने आए हैं। यह संख्या 31 दिसंबर के बाद सबसे कम है। देश में कोरोना महामारी से अब तक 5,10,905 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 1,43,532 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके अलावा केरल में 63,338 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 39,738 और तमिलनाडु में 37,962 लोगों की मौत दर्ज हुई है। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्होंने इसका लोकार्पण किया। इसके शुरू होने के बाद इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेंगी। आपको बता दें कि इस प्लांट के बारे में आखिर कैसा है ये प्लांट और किस तरीके से काम करेगा। तो आपको बता दें कि बायोमीथेन की प्रक्रिया से ये काम करेगा। स्वच्छता में देश के सिरमौर इंदौर ने कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच को धरातल में मूर्त रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार किया गया है। गीले कचरे के निपटाने हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट को स्थापित किया गया है। नगर निगम प्रशासक एवं संभागयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना पर नगर निगम को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ा है। प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी IISL नई दिल्ली द्वारा नगर निगम को प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए प्रति प्रीमियम के रूप में अदा किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 550 MT गीले कचरे को उपचारित किया जाएगा, जिससे 750 किलोग्राम बायो सीएनजी तथा 100 टन उच्च गुणवत्ता की ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन किया जाएगा। यह प्लांट जीरो इंटर्न मॉडल पर आधारित है, जहां किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं निकलेगा। प्लांट से उत्पन्न होने वाली 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी में से 50% गैस नगर निगम को लोक परिवहन की संचालित बसों के उपयोग हेतु बाजार दर में 5 रुपये प्रति किलोग्राम कम दर पर उपलब्ध होगी तथा शेष 50% गैस विभिन्न उद्योग एवं वाणिज्य उपभोक्ताओं का विक्रय उनको किया जा सकेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे और इसके अलावा 20 फरवरी को धौरहरा क्षेत्र में सिसैरा चौराहे पर 11:15 पर सपा के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान व राज्यपाल कश्यप जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12 बजे निघासन के महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज और 1:15 पर
जंग बहादुरगंज के जसमंडी चारागाह पे जो है जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर होने वाली जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 फरवरी को दौरा करेंगे। निगासन व धौरहरा प्रत्याशियों के समर्थन में जो है चौराहा पर पूर्वाह्न 11:45 पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यूपी में कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जो है आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि समाजवादी पार्टी में कब क्या हुआ। उन्होंने लिखा कि सपा में संवादित एक व्यक्ति को अहमदाबाद ब्लास्ट केस का दोषी करार करते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साइकिल का बटन दबाना कितना घातक हो सकता है इसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तीसरे चरण का प्रचार शुक्रवार शाम थम गया। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी दल सपा समेत सभी दलों के दिग्गज नेता अंतिम समय तक हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए चुनाव वाले क्षेत्रों में जुटे रहे हैं। तीसरे चरण में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार, राम नरेश अग्नोत्री, पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव व रामवीर उपाध्याय की किस्मत का फैसला होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व महोबा जिले में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजधानी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में विस्फोटक मिलने के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि पूरे शहर में विस्फोट करने के लिए आईडी तैयार किए गए थे। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को पुरानी सीमापुरी के एक घर और पिछले महीने गाजीपुर बाजार में मिले आईडी शहर भर में सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोट करने के इरादे से तैयार किए गए थे। स्थानीय समर्थन के बिना ऐसी गतिविधियां संभव ही नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी व यूपी एटीएस की टीम शुक्रवार को ओल्ड सीमापुरी पहुंची। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सीमापुरी में मिली 2.5 से 3 किलोग्राम वजनी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को बाद में डिफ्यूज कर दिया गया, जबकि घर के मालिक और एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछताछ की जा रही है। 17 फरवरी को गाजीपुर में एक आईईडी बरामद किया गया था। राकेश अस्थाना ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई है कि आईईडी को सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक करने के इरादे से तैयार किया गया था। स्थानीय समर्थन के बिना ऐसी गतिविधियां संभव नहीं है। स्पेशल सेल समेत अन्य टीमें मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। गाजीपुर व ओल्ड सीमापुरी में आपस में क्या लिंक है, इसको लेकर भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस स्थानीय एवं विदेशी नेटवर्क की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध बैग मिलने के बाद आसपास की इमारतों से करीब 400 लोगों को बाहर निकाला गया था। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। जिस मकान में विस्फोटक मिला है उसकी घेराबंदी की गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना से होने वाली दैनिक मौत के आंकड़ों में जबरदस्त खेल। आंकड़ों के इसी खेल के चलते फरवरी में 15,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। यूपी में कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें 2.15 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजधानी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में विस्फोट मिलने के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पूरे शहर में विस्फोटक करने के लिए आईडी तैयार किए गए थे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
दुनिया के दूसरे नंबर के रईस व अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भी क्या कोई प्रताड़ित कर सकता है? बकौल मस्क ने कहा है कि हाँ, ऐसा हो रहा है। उन्हें अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पर आरोप लगाया है कि उन्हें अंतहीन और अविश्वसनीय जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। एसईसी द्वारा लंबे समय से की जा रही जांच को मस्क ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश जैसा बताया है। मस्क ने टेस्ला के वकील एलेक्स सिप्रो ने यह आरोप लगाते हुए मैनहट्टन के जिला जज को पत्र लिखा है। सिप्रो ने 2018 में टेस्ला की एक डील को लेकर एसईसी से समझौते में मस्क की कंपनी का नेतृत्व किया था। यह विवाद मूल रूप से एलन मस्क के एक ट्वीट से पैदा हुआ था। यह ट्वीट टेस्ला द्वारा अहम खरीदी से जुड़ा हुआ था। स्पिरो ने पत्र में आरोप लगाया कि अमेरिकी एजेंसी लगातार जांच करते हुए जानबूझकर मस्क को निशाना बना रही है, क्योंकि वह मुखर व सरकार के आलोचक हैं। वकील ने यह भी कहा कि एसईसी के प्रयास से मस्क की आवाज दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वकील का यह पत्र टेस्ला द्वारा दिए गए इस खुलासे के कुछ हफ्तों बाद सामने आया है कि एसईसी ने नवंबर 2021 में उसे एक आदेश जारी किया था। यह आदेश 2018 के करार को लागू करने के बारे में था। दरअसल मस्क ने 2018 में ट्वीट किया था कि वह टेस्ला के शेयर $420 प्रति शेयर के मान जो है वो वापस खरीद सकते हैं और इसके लेन देन के लिए पैसा सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन हकीकत उसके उलट थी। खरीद जल्द नहीं होने वाली थी और इस पर एसईसी ने आरोप लगाया था कि मस्क जानते थे कि यह बड़ा लेन देन अनिश्चित है और यह कई जोखिम से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से बजट में किए गए 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन ने देश में हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखने वाले रेल यात्रियों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। अब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुशखबरी देते हुए कहा है कि नई वंदे भारत ट्रेन सेवाओं के मार्गों और समय सारणी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त सितंबर से नए रैक आने की उम्मीद है। वैष्णव ने मध्य रेलवे नेटवर्क पर ठाणे और दीवा के बीच 5वीं और 6ठी लाइन शुरू करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि केंद्रीय बजट में 400 रैक बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मार्ग और समय सारणी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रेन के सभी हिस्सों को ये सेवाएं मिलेगी। इन ट्रेनों का निर्माण रेलवे के चेन्नई कारखाने में किया जा रहा है। इन ट्रेनों का डिस्पैच अगस्त सितंबर से शुरू होगा। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी ट्रेनों को नए रोलिंग स्टॉक के साथ बदलने की जो है पुष्टि की है और 2 वंदे भारत ट्रेन जो 2019 में शुरू हुई थी दुनिया भर में देश की पहचान बन गई। उन्होंने यह भी कहा कि ठाणे और दीवा के बीच नई लाइन यहां परिवहन का एक नया अध्याय है, जिससे मुंबई, ठाणे और कल्याण के 1-1 लाख से अधिक लोग सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकते हैं। यूक्रेन पर संकट के बादल अभी हटे नहीं हैं। देश पर लगातार रूस द्वारा हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की रक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि उसके शहर डोनेट्स्क में कई सामाजिक बुनियादी सुविधाओं को रूस नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही एजेंसी ने शुक्रवार देर रात डोनेट्स्क में निवासियों से आग्रह किया कि वे घर पर ही रहें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से बचें। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी DIEU ने ट्वीट करके रूस पर निशाना साधा। DIEU ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के माध्यम से रूस बुनियादी सुविधाओं और ढांचों को नुकसान पहुंचाकर स्थिति को अस्थिर करना चाहता है और इस तरह की घटनाओं को वह यूक्रेन पर आतंकवादी जैसे गतिविधियों के आरोप लगाने के लिए आधार बनाना चाहता है। इसके साथ ही यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने अपने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अपने घरों से न निकलें और जहां तक हो सके सार्वजनिक परिवहन का भी उपयोग न करें। एजेंसी ने आतंकी कृत्य जैसे उकसावे वाली किसी भी घटना के किसी भी समय घटने के आशंका जो है उन्होंने जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एक बार फिर से यूक्रेन संकट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मानने का कारण है कि रूसी सेना आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखती है। हमें विश्वास है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि रूस की ओर से दुष्प्रचार में वृद्धि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का बहाना हो सकती है। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश का शनिवार को निधन हो गया। गंभीर बीमारी से जूझ रहे अभिनेता राजेश की 9 फरवरी को जो है बेंगलोर के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां आज तड़के करीब 2:30 बजे उनका निधन हो गया। राजेश 89 साल के थे। किडनी खराब होने और उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे राकेश का इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में किया जा रहा था। अभिनेता राजेश का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम मुनि चौटप्पा है और उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ कम उम्र की
थिएटर में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनका स्टेज नाम विद्यासागर था। राजेश ने अपनी खुद की थिएटर मंडली बनाई जिसका नाम शक्ति ड्रामा बोर्ड है। विश्व सर्प, नंदादीपा, चंद्रोदय और कित्तूर रानी चेन्नम्मा उनके कुछ लोकप्रिय नाटक में से एक रहे हैं। आपको बता दें कि 9 फरवरी को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे अपने पीछे 5 बच्चे छोड़ गए हैं। राजेश ने गायकी के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया था। तीसरे चरण का प्रचार शुक्रवार शाम थम गया। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी दल सपा समेत सभी दलों के दिग्गज नेता अंतिम समय तक हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए चुनाव वाले क्षेत्रों में जुटे रहे। तीसरे चरण में मुख्य रूप से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार, नरेश अग्नोत्री, पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव व रामवीर उपाध्याय की किस्मत का फैसला होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर व महोबा जिले में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तीसरे चरण में 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण के लिए 15,553 मतदान केंद्र और 25,741 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना से होने वाली दैनिक मौत के आंकड़ों में जबरदस्त खेल। आंकड़ों के इसी खेल के चलते फरवरी में 15,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। यूपी में कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें 2.15 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राजधानी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में विस्फोट मिलने के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पूरे शहर में विस्फोटक करने के लिए आईडी तैयार किए गए थे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। कश्मीर जोत पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोपिया के जौनापोरा इलाके में चेरमार्ग में मुठभेड़ हुई है और इस कार्रवाई में एक अज्ञात आतंकी मारा गया है। जवानों द्वारा इलाके में सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने यहां तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, वहां छिपे हुए आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है और इससे पहले शुक्रवार को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में ख्वाजा बाजार में आतंकियों ने नापाक हरकत करते हुए ग्रेनेड से हमला किया था। हमले में पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ है। सड़क पर फेंके गए ग्रेनेड के धमाके से आसपास की 3 दुकानों के शीशे टूट गए और एक ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हमले के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में संयुक्त अभियान चलाया। वहीं वीरवार की शाम को शोपिया में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ नाके पर ग्रेनेड से हमला किया था जिसमें एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जर्मनी में विदेश मंत्री एनालेना बेरबाक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके खुद इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच जो है व्यापक चर्चा जो है वो की गई है और इसी के दौरान जलवायु परिवर्तन और द्विपक्षीय वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन व रूस के बीच चल रहे विवाद पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा भी हुई है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर अपने 6 दिवसीय जर्मनी व फ्रांस दौरे पर हैं। वह 18 से 23 फरवरी
फरवरी तक 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। जर्मनी में वह मुख्य नीति सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री व अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एस जयशंकर ने बताया कि वह आज होने वाली बैठक को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। मतदान के बाद जहां कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आने के दावे कर रही है, वहीं चुनाव के बाद देहरादून पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज होने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार और प्रत्याशियों को लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं किया, लेकिन खास तौर पर पहाड़ों में मोदी का क्रेज दिखाई दिया है। हरक सिंह ने कहा कि मोदी के नाम पर ही लोग वोट दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस में शामिल पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी लोगों में पीएम का मोदी का क्रेज नजर आया है। हरक सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार जरूर किया था। मतदान के बाद देहरादून पहुंचे हरक सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने अनुभव को साझा किया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस 40 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और इस वक्त पूरी कांग्रेस पूरे बहुमत की सरकार बनाने पर काम कर रही है। ऐसे में किसी नेता को किसी भी तरह के बयान देने से बचना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि भाजपा सरकार और प्रत्याशियों को अलग व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है वो लगातार बरकरार है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मतदान खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी की सरकार बनने पर वह या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठ जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। उनके इस बयान को एक तरह से आला कमान को साफ संकेत बताया जा रहा था कि जीतने की स्थिति में हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री अपनी प्रबल दावेदारी है उसको पेश करेंगे, लेकिन शुक्रवार को उनके सुर बदल गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री बनने या फिर घर बैठने की बात जिस संदर्भ में कही गई थी वह ठीक है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भाजपा विधायक एवं प्रत्याशी जिस तरह से अपनी ही पार्टी के लोगों पर चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं, वह भाजपा का 2016 का पाप है। उसे उसके पाप का फल मिल रहा है। भाजपा के कई विधायक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम पर जो है नजर रखी जाए। पालिका बाजार एसोसिएशन ने शुक्रवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की तरफ से कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाजार को कुख्यात मार्केट की सूची के में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे फर्जी आरोप करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट IndiaMart.com और नई दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय बाजार सहित 4 अन्य बाजारों के नाम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की ओर से विश्व के कुख्यात बाजारों में शामिल कर दिया गया है। पालिका बाजार यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव की ओर से पालिका को कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में पालिका बाजार को शामिल करने के पीछे नकली उत्पादों की बिक्री का कारण जो है उसको बताया गया है। इसमें मोबाइल एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक, घड़ियां और आई वियर की बिक्री शामिल है। पालिका बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन लाल कक्कड़ ने इसे झूठा आरोप करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। कक्कड़ ने कहा है कि USTR की रिपोर्ट में कहा गया कि इस बाजार में दुकानदार सस्ते स्थानीय उत्पाद की बिक्री करते हैं ताकि युवाओं को आकर्षित किया जाए। मक्कड़ ने मार्केट पर आरोप लगाए कि तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कि इस तरह के आरोप न लगाने का आग्रह भी किया है। इससे मार्केट की प्रतिष्ठा और ग्राहकों के लिए अनुकूल बाजार की साख बिगड़ती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना से होने वाली दैनिक मौत के आंकड़ों में जबरदस्त खेल। आंकड़ों के इसी खेल के चलते फरवरी में 15,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। देश का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने GIC मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। यूपी में कल यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें 2.15 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।
राजधानी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में विस्फोट मिलने के दूसरे दिन शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पूरे शहर में विस्फोटक करने के लिए आईईडी तैयार किए गए थे।